बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर जो है उसको मंजूर करवाया गया, उसके बाद उसको सेनेट से मंजूर करवाया गया, बाद अज़ां उसको फाइनल बिल की शक्ल देने के लिए, कानून की शक्ल देने के लिए उसको सदर पाकिस्तान की तरफ भिजवाया गया। तो कबल ये कहा जा रहा था कि सदर पाकिस्तान इसको जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास भेज सकते हैं कि इस पे जो है ना आप अपनी राय दें, और इस तरह जो है ना वो इसको रिजेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि सदर पाकिस्तान ने उस बिल पर इतराज़ात लगाकर वापस पार्लियामेंट को भिजवा दिया है। जो उसके मैं कुछ आपको बता देता हूं कि उन्होंने किस सेक्शन के हवाले से या एन के किस आर्टिकल के तहत उन्होंने वापस भिजवाया, उस पर क्या एतराज़ात लगाए हैं। तो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेजा है। उसमें डॉक्टर आरिफ अलवी में क्या लिखा है, ये मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट जो है वो बता देता हूँ। ये बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत के पास भेजा गया था, जहां उनके दस्तखत के बाद ये बिल लागू हो जाना था। तमाम सदर ने इस बिल को वापस पार्लियामेंट भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 से मुतल्लिक सदर ने अपने खत में लिखा है कि बादिल नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। वही बता कि पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकती। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज हो सकता है। आरिफ अलवी ने कहा है कि आइन का आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीक़ाकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का अख्तियार देता है। मुजवजा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुतल्लिक है। मुजवजा बिल का मकसद इब्तदाई इख्तियार समात इस्तेमाल करने और अपील करने का तरीका फराहम करना है। आइन की इन दफात के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 बनाया गया, जिनकी तौसीक खुद आइन ने की। इन रूल्स पर 1980 से ही अमल दरामद किया जा रहा है। जानशुदा कवायद में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। ये सदर पाकिस्तान ने इतराज़ात लगाए हैं और इसको वापस पार्लियामेंट को भेजा है। अब होगा क्या, पार्लियामेंट इसको दोबारा जो है ना जो मुश्तरका इजलास होता है पार्लियामेंट का उसको बुलाएगी, जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं वो सारे मौजूद होंगे। इसको दोबारा पास करके दोबारा सदर पाकिस्तान के पास भिजवाएगी। अगर सदर पाकिस्तान ने उसको 7 दिन के अंदर साइन कर दिए तो वो बिल बन जाएगा, अगर ना किए तो फिर वो जो है ऑटोमेटिक कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अब ये है कि जो पार्लियामेंट है ये इनका मुश्तरका जो इजलास है किसी वक्त भी हो सकता है, और इसमें जब ये मंजूर हो जाएगा तो इसको सदर पाकिस्तान को भेज। अब इसको अगर ओवरऑल देखा जाए तो मतलब 2 से 3 दिन में ये इसको पास कर लेंगे, उसके बाद सदर के पास भेजेंगे, सदर के पास 7 दिन का टाइम होगा, तो टोटल ये 10 दिन बनते हैं। तो इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास सिर्फ 10 दिन है, उसके अंदर वो जो कुछ कर सकते हैं कर लेंगे। अगर नहीं कर सकते तो फिर जब ये बिल नाफिज हो जाएगा तो नाफिज होने के बाद सोमोटो का जो अख्तियार है या लार्जर बेंच होगा या जो भी बेंच बनाया जाएगा वो 3 जजेस बनाएंगे। वो जजेस कौन से हैं? पहले नंबर पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है, दूसरे नंबर पर काजी फैज हैं, तीसरे नंबर पर सरदार तारिक मसूद हैं। सरदार तारिक मसूद जो हैं वो काजी फैज के पैनल के हैं। ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। मतलब बंदयाल के ग्रुप का कोई बंदा नहीं है, बंदयाल अकेला हो जाएगा, और बाकी 2 जो सीनियर जजेस हैं दूसरे पैनल के, जो कि समझ लें कि हम ख्याल आपस में वो हम ख्याल है, लेकिन वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उससे उनका इख्तलाफ है। तो इस तरह जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो एक वर्थ है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है इस वक्त 3 अतराफ से हमला किया गया है, और उनकी पहले नंबर पर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है थ्रू सोशल मीडिया। उनको मुख्तलिफ जो है ना उनकी ऑडियोज वीडियोज कोई भी ऐसे तरीके से उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दें, ये कर दें, वो कर दें, आपके खिलाफ ये हो जाएगा, तो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए। दूसरी तरफ ये है कि उनसे डिमांड ऑफ रेजिग्नेशन, ये पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है कि जी आप इस्तीफा दें और घर जाएं, आप इस मनसब के अहल नहीं हैं। तो तीसरा जजेस के थ्रू जो है उनसे उनकी वो करवाई जा रही है, जिस तरह काजी फैज ईसा है, जिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, तो वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से के किए गए फैसले हैं उनसे इख्तलाफात कर रहे हैं, उनको कालअदम करार दे रहे हैं। तो इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ अतराफ से हमला कर दिया गया है।
इसके साथ ही जो अच्छी खबर इलेक्शन के हवाले से वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, वजारत खजाना ने 10 अरब रुपए पंजाब इलेक्शन के लिए जारी कर दिए हैं, जबकि केपी के इलेक्शन की अभी तक डेट जारी नहीं हुई। उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्तें दायर हो चुकी हैं तौहीन अदालत की गवर्नर के खिलाफ कि वो जो है जो इलेक्शन की डेट है वो नहीं दे रहे। तो रिमेनिंग जो 10 बिलियन है वो उसके लिए जारी होंगे केपीके के लिए, लेकिन फिलहाल पंजाब के लिए जो अच्छी खबर है वो फंड जारी हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये भी कह रही है, वो कहते हैं ना भी कर रहे हैं और जो है ना जो काम है इलेक्शन के इनेकाद के लिए वो भी कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात में आरएमएस इस्तेमाल का फैसला, मतलब पहले आरटीएस इस्तेमाल होता है, अब आरएमएस इस्तेमाल होगा। इसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से आरएमएस ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग के लिए मरासला भी जारी कर दिया गया है। 1324 आरएमएस ऑपरेटर जो है इस ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जो हैं, मतलब इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद जो सीनियर तरीन जज हैं काजी फैज ईसा ने हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के आज खुद नोटिस केस में अपने फैसले पर तफसीली नोट जारी कर दिया है। उन्होंने जो कबल अजी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इख्तलाफ किया था उसमें जो है उन्होंने अब तफसीली फैसला जारी किया। उसमें उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस फैज ईसा ने चीफ जस्टिस की जानिब से आज खुद नोटिस केस के फैसले पर बनाए गए 6 रुकनी लार्जर बेंच पर कहा कि अदालती फैसले पर 6 जजेस का जमा होना किसी सूरत कानूनी नहीं है। मतलब उन्होंने 6 जजेस का जो लार्जर बेंच था उसको भी रिजेक्ट कर दिया, उसको गैर आईनी और गैर कानूनी कह दिया है। 6 जजेस का फैसला आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। जस्टिस फैज ईसा ने लिखा कि आमरीत की धुंध में लिपटे कमरा अदालत से निकले फैसले आइन की जगह नहीं ले सकते। उन्होंने इसको आमरीत ही कह दिया है, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुमोटो नोटिस लेते हैं तो वो एक उसको आमरीत का उन्होंने कह दिया कि ये एक आमिर के तौर पर फैसले कर रहे हैं। ख्याल रहे कि जस्टिस फैज ईसा की सरबराही में बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से यह फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का अख्तियार नहीं है। जो रूल अभी तक बने ही नहीं, लागू ही नहीं हुए, उसको उन्होंने पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर नाफिज कर दिया है। रूल बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस मुलतवी किए जाएं। अब जो इसमें पॉइंट है सोचने समझने का वो ये है कि जो रूल्स अभी तक लागू ही नहीं हुए, अभी तक अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसीडिंग है वो पार्लियामेंट के अंदर, तो उनको पहले ही उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे नाफिज करते हुए ये कह दिया कि आप इन रूल्स के तहत आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, बेंच नहीं बना सकते। कमाल नहीं हो गया। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त में आया था जब चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस के तहत पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। मतलब जो 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था वो भी काल अदम हो गया। उसके अलावा जो उन्होंने बेंच बनाए वो भी काल अदम हो गए। मतलब इस तरह अगर ये नाफिज हो जाता है तो फिर तो काफी फैसले हैं जिनके खिलाफ अपीलें दायर होंगी, क्योंकि इस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जो रूल्स बनाए जा रहे हैं, इसमें अपील का हक भी दिया जा रहा है। तो फिर काफी केसेज हैं जो जिनमें काफी लोग नायल हो चुके हैं, उसमें उनको अपीलों का हक मिल जाएगा। जस्टिस फैज ईसा के फैसले पर चीफ जस्टिस ने एक 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था जिसने चंद ही मिनट की समाअत के बाद आज खुद नोटिस केस को निपटा दिया था। फैसले में कहा गया था कि जस्टिस फैज ईसा के फैसले का मौजूदा मुकदमे में इतलाक नहीं होता। मतलब जस्टिस फैज ईसा ने जो फैसला उस केस में ही फैसला दिया है वो उसका उस केस पे इतलाक ही नहीं होता जो उन्होंने रूल, मतलब बात वही आ जाती है कि जो रूल्स अभी तक बने ही नहीं, अभी तक पार्लियामेंट में अंडर प्रोसेस हैं, तो उनको उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे लागू करते हुए ये कह दिया कि उनको बेंच बनाने का अख्तियार नहीं है, उनका खुद नोटिस का अख्तियार नहीं है, उनको समोटो का अख्तियार नहीं है। तो कमाल ही हो गई है कि जो उनका मतलब जजेस की आपस में लड़ाई इस हद तक पहुंच चुकी है कि एक दूसरे के जो अख्तियारात हैं उन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है कि आपके ये अख्तियारात हैं, उसको ये बताया जाए आपके ये अख्तियारात हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी लड़ाई है, ये पार्लियामेंट के जो हालात हैं वो तो जो हैं सो हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अंदरूनी लड़ाई हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये पार्लियामेंट की लड़ाई से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तो आइन को जो जिस तरह तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, लेकिन इस आइन को जो इंटरप्रेट करती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही आपस में लड़ाई में पड़ी हुई है और वो कहती है कि ये आइन के तहत ये गलत है, वो कहते हैं ये कानून के तहत गलत है, वो कहते हैं ये आपने आइन का गलत इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इससे देखें ये जो आपस की लड़ाइयाँ हैं, ये इनका जो नतीजा निकलता है वो क्या निकलता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास 10 दिन है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि वो 10 दिन के अंदर जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद उनके जो पर हैं वो काट दिए जाएंगे। उसके बाद ये अख्तियार जो समोटो का है या उसको नोटिस का अख्तियार है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा।
दीगर जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो उनके साथ एक मतलब पैनल बनेगा। जहां भी एसपोद नोटिस या सुमोटो नोटिस लेना होगा तो वो 3 जजेस बैठ के फैसला करेंगे आया कि सुमोटो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर चीफ जस्टिस कहते हैं सुमोटो लेना है तो जो उनके मुखालिफ 2 जजेस हैं जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, तो वो उसके इख्तलाफ करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सुमोटो नहीं लिया जाएगा, नहीं बनेगा ही नहीं, क्योंकि फैसला 2-1 से आएगा। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये लड़ाई, इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलता है। इंशाल्लाह आपको व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। तो फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।